हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज करवाने वाला हूं। बट सर इससे पहले हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने कंपनी के बेसिक्स देखे। उसके बाद में हमने देखा चैप्टर नंबर 2 कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है और उसके रिलेटेड थोड़े और मैटर हमने चैप्टर नंबर 2 में देखे। अब एक बार चैप्टर नंबर 2 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद में कंपनी को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए कंपनी को चाहिए फंड्स। तो हमने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में देखा कि कंपनी आप अपनी सिक्योरिटी इशू करके फंड रेज कर सकते हो, या फिर आप चैप्टर नंबर 5 में डिपॉजिट के थ्रू फंड रेज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी भी और सोर्स के थ्रू जो कि ना तो डिपॉजिट है और ना ही सिक्योरिटी है उसके थ्रू भी फंड रेज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक लोन हो गया, तो बैंक लोन ना तो डिपॉजिट है और ना ही सिक्योरिटी, तो कंपनी आप चाहो तो उसके थ्रू भी फंड रेज कर सकते हो। बट सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर कंपनी आपको डिपॉजिट के फॉर्म में अगर फंड रेज करना है ना, तो आपको क्या क्या कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। अभी सबसे पहले क्या जो चैप्टर है ये हर कंपनी में अप्लाई करता है क्या? नहीं सर, ये चैप्टर केवल और केवल नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी में अप्लाई करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, ट्रेडिंग कंपनी हो गई, या फिर कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसका ना तो बैंकिंग का काम है ना ही फाइनेंसिंग का काम है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी आप डिपॉजिट रिसीव करें ना, तो आपको इस चैप्टर के प्रोविजन से कंप्लाई करना पड़ेगा। और अगर उसी जगह पे कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिसको सीजी ने नोटिफाई कर रखा है, अगर आप डिपॉजिट रिसीव करो ना, तो आपको इस चैप्टर का कोई भी प्रोविजन देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपके ऊपर अप्लाई ही नहीं करता है। अब सर डिपॉजिट क्या होता है? अगर कंपनी के पास में कोई भी पैसा आ रहा है उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं, एक्सेप्ट जो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी उसके अलावा अगर कंपनी के पास में कोई भी पैसा आ रहा है उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। अब सर एक्सेप्शंस क्या क्या है, यानी कौन से पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलते हैं? सबसे पहला, अगर निधि कंपनी को या फिर चिटफंड कंपनी को या फिर किसी कंपनी को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के फॉर्म में कोई भी पैसा मिल रहा है ना, उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि निधि कंपनी के पास में जो पैसा आ रहा है वो कंपनीज एक्ट के दूसरे सेक्शन में और निधि रूल्स में ऑलरेडी रेगुलेटेड है, तो उसको हम वापस से इस चैप्टर में डिपॉजिट मान के इस चैप्टर में वापस से रेगुलेट करवाना नहीं चाहते। उसके अलावा चिटफंड कंपनी को जो पैसा आ रहा है वो चिटफंड एक्ट में रेगुलेटेड है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की फॉर्म में जो पैसा आ रहा है वो सेबी रेगुलेट करता है, तो उस केस में उस पैसे को डिपॉजिट मान के हम वापस इस चैप्टर में रेगुलेट नहीं करेंगे। अब रिलेटेड टू गवर्नमेंट में क्या बोला है? अगर किसी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से या फिर किसी ऐसे सोर्स से पेमेंट मिल रहा है जिसका रिपेमेंट सीजी या फिर एसजी ने गारंटी कर रखा है, तो उस केस में उस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर अगर किसी कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बैंक, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन सिटीजन अथॉरिटी या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी या फिर फॉरेन कोलैबोरेटर से सब्जेक्ट टू फैमा कोई भी पैसा मिल रहा है ना, उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी फैमा में रेगुलेट हो रहा है। उसके बाद में रिसीव फ्रॉम पर्सन रिलेटेड टू कंपनी में क्या बोला है? अगर कंपनी आपको अपने डायरेक्टर से या फिर प्राइवेट कंपनी आपको अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से भी कोई पैसा मिल रहा है ना, तो उस केस में उस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, प्रोवाइडेड उस डायरेक्टर ने या फिर उस रिलेटिव ने आपको एक डिक्लेरेशन दिया है कि कंपनी में जो आपको पैसा दे रही हूं ना वो बोरोड फंड नहीं है, वो मेरा खुद का पैसा है, ऐसा एक डिक्लेरेशन अगर आपको दिया है और कंपनी आप इस मनी के रिलेटेड डिटेल्स आप डिस्क्लोज कर देना आपकी बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट में और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब उसके बाद में कंपनी, अगर आप लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास में जा रहे हो, क्यों? पैसे लेने के लिए, बट यहाँ पे जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या सोच रहा है कि अगर मैंने कंपनी को पैसा दे दिया तो बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देगा, क्योंकि वो उसका खुद का पैसा नहीं है और बाद में मेरे रीपेमेंट में दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने एक स्टिपुलेशन लगाया कि कंपनी में आपको जब भी पैसा दूंगी, अगर आप अपने प्रमोटर से या फिर उनके रिलेटिव से या फिर दोनों से अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में पैसा मंगा रहे, उससे क्या होगा? उससे जो कंपनी के ओनर्स है उनका पैसा भी कंपनी में आ गया, तो उसके बाद में कंपनी इस पैसे को सोच समझ के यूज करेगी। तो इसीलिए अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के स्टिपुलेशन की वजह से अगर प्रमोटर से या फिर उनके रिलेटिव से या फिर दोनों से अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में कोई भी पैसा है ना, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। बट सर ये एग्जेम्पशन कब तक रहेगी? जब तक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का पैसा रीपे नहीं हो जाता ना, तब तक एग्जेम्पशन है। एक बार लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का पैसा रीपे हो गया, उसके बाद स्टिपुलेशन नहीं रही, स्टिपुलेशन नहीं रही तो एक काम करो कंपनी, आप इस प्रमोटर और रिलेटिव का पैसा भी रीपे कर दो। अगर रीपे नहीं करोगे तो उस केस में इस पैसे को हम डिपॉजिट मान लेंगे। उसके बाद में कंपनी अगर आप अपने एम्प्लॉय से नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर रहे हो उसकी एनुअल सैलरी के बराबर या फिर उससे कम, तो उस केस में उस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। बट अगर एनुअल सैलरी से ज्यादा रिसीव करो ना, तो उस केस में उस पैसे को हम डिपॉजिट मान लेंगे। या फिर अगर कंपनी आप किसी और पर्सन के ट्रस्ट में यानी एज अ ट्रस्टी पैसा होल्ड कर रहे हो जो कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, तो उस केस में उस पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर अगर कंपनी आप बैंकिंग कंपनी से, पीएफआई से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से लोन या फैसिलिटी के फॉर्म में पैसा रिसीव कर रहे हो, उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर किसी और कंपनी से आप इंटर कंपनी डिपॉजिट रिसीव कर रहे हो, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर कंपनी अगर आप किसी एआईएफ से या फिर डोमेस्टिक वीसीएफ से या फिर इन्वेट से या फिर रीट से या फिर म्यूचुअल फंड से जो कि रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ में, अगर उनसे कोई भी पैसा रिसीव कर रहे हो ना, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे।
या फिर अगर स्टार्टअप कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी होती है, अगर आप पैसा रिसीव करो जो कि रिसीव करो कन्वर्टेबल नोट जो है कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर्स उसके थ्रू, और उसमें भी आपको सिंगल ट्रांच में अगर 25 लाख या फिर उससे ज्यादा रुपए आ रहे हैं ना, तभी जाके वो जो पैसा है उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। बट अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, समझो एक कंपनी है जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, और यहां पे जो स्टार्टअप कंपनी है ये गई अश्नीर ग्रोवर के पास में, और अश्नीर ग्रोवर को बोला कि अश्नीर ग्रोवर मेरे को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है। तो अश्नीर ग्रोवर इस कंपनी में कन्वर्टेबल नोट के थ्रू सॉरी कन्वर्टेबल नोट के थ्रू जो कि कन्वर्टेबल है विद इन 10 ईयर्स, उसके थ्रू यहां पे 30 लाख इन्वेस्ट करने को रेडी हो गया। बट यहां पे वो क्या बोल रहा है कि मैं फर्स्ट ट्रांच में केवल 15 लाख दूंगा और फिर सेकंड ट्रांच में बैलेंस 15 लाख दूंगा। तो उस केस में जो जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के पास में ये जो 30 लाख रुपीस आए हैं, क्या ये डिपॉजिट है या फिर नहीं है? सर ये बिल्कुल डिपॉजिट होंगे, क्योंकि एक्सेप्शन में क्या बोला है कि सिंगल ट्रांच में आपको 25 लाख या फिर उससे ज्यादा आएगा ना, तब जाके हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पे क्या सिंगल ट्रांच में 25 लाख या फिर उससे ज्यादा रहेगा? नहीं सर, 25 लाख से कम आ रहा है सिंगल ट्रांच में, तो पूरे के पूरे 30 लाख को हम डिपॉजिट मान लेंगे। अब सर ये कन्वर्टेबल नोट क्या होता है? कन्वर्टेबल नोट समझो कि स्टार्टिंग में ये अश्नीर ग्रोवर को जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड में पैसा डालना है, बट यहाँ पे इसको क्या डर लग रहा है कि यार कंपनी ने आगे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उस केस में जो इक्विटी शेयर्स का पैसा है वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, तो एक काम करता हूं मैं डेट में पैसा देता हूं। बट डेट में पैसा देने में इसको क्या डर लग रहा है कि आगे जाके अगर कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर गई तो जितना मेरा मनी इक्विटी में ग्रो करता उतना डेट में तो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि डेट में तो केवल इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस केस में यहाँ पे अश्नीर ग्रोवर कंफ्यूज है कि डेट में पैसा दूं या फिर इक्विटी में। तो उस केस में उसने बोला कन्वर्टेबल नोट में पैसा दूंगा, जिसमें स्टार्टिंग में तो पैसा डेट में जा रहा है, तो अगर कंपनी स्टार्टिंग में बेकार भी परफॉर्म करती है और उसके बाद में अगर डूब भी जाती है तो सबसे पहला पेमेंट तो मेरा ही होने वाला है। और उसके अलावा अगर आगे जाके कंपनी कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है ना, अगर कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो जेप्टो का रेवेन्यू किसी साल में 10 करोड़ हो गया, तो उस केस में जैसे ही इवेंट हुआ तो आप मेरे डेट को कन्वर्ट कर देना आपके शेयर्स में। और अगर ऐसा इवेंट नहीं होता है तो आप एक काम करना, मेरे को रीपे कर देना मेरे ऑप्शन पे, यानी अश्नीर ग्रोवर के ऑप्शन पे। कितने टाइम में होना चाहिए रीपे? विद इन 10 ईयर्स। अगर ये कन्वर्टेबल नोट कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर्स, तो उस केस में इससे जो पैसा आ रहा है जो कि सिंगल ट्रांच में 25 लाख से ज्यादा है, और अगर स्टार्टअप कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी होती है अगर वो रिसीव कर रही है तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। या फिर अगर कंपनी आप कमर्शियल पेपर के थ्रू या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा रिसीव करो जो कि आरबीआई के अकॉर्डिंग इशू है, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। या फिर कंपनी आप अगर सिक्योरिटी इशू कर रहे हो और उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पैसा आ रहा है, तो अगर सब्सक्रिप्शन के पैसे के अगेंस्ट अगर आप सिक्योरिटी अलॉट कर देते हो तो उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। बट अगर आप 60 डेज के अंदर सिक्योरिटी अलॉट नहीं कर पाए और उसके बाद में 15 डेज में रिफंड भी नहीं करा, तो उस केस में 75th डे की एक्सपायरी से उस पैसे को हम डिपॉजिट मान लेंगे। अब यहां पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो यहां पे कंपनी है टाइटन, इसको शाम से 3 महीने बाद में 10 लाख रुपीस लेने, और यहां पे आज टाइटन ने अपनी सिक्योरिटी इशू करी और यहां पे शाम ने इस सिक्योरिटी के इशू के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए 10 लाख रुपीस दिए कंपनी को। अब यहां अज्यूम करो कि कंपनी 60 डेज के अंदर अंदर इस सिक्योरिटी को अलॉट नहीं कर पाई, और यहां पे अलॉट नहीं कर पाई तो क्या करना है? 15 डेज के अंदर रिफंड करना है। अब अगर रिफंड नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? डिपॉजिट मान देंगे। तो इस केस में कंपनी ने क्या बोला कि मेरे को 10 लाख रुपीस वापस शाम को रिफंड कर देना, और 10 लाख रुपीस मेरे को उससे लेने भी है। तो एक काम करता हूं मैं इसको सेट ऑफ कर लेता हूं, उसको रिफंड नहीं करता हूं, मैं इसको सेट ऑफ कर लेता हूं। तो यहां पे बोला है कि कंपनी अगर आपने उस शाम के पैसे को यानी आपके क्रेडिटर के पैसे को आपके डेटर के पैसे को अगर आपने यहां पे रिफंड नहीं करा और एडजस्टमेंट कर दिया, तो एडजस्टमेंट को हम रिफंड नहीं मानते हैं। एडजस्टमेंट को रिफंड नहीं मानते तो उससे क्या होगा? आगे जाके अगर आपने 15 डेज के अंदर रिफंड नहीं करा तो 15th डे की एक्सपायरी से हम उसको डिपॉजिट मान लेंगे और आपके डिपॉजिट के प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे। तो यहां पे बोला है कि एडजस्टमेंट को हम रिफंड नहीं मानते। उसके बाद में कंपनी अगर आप बॉन्ड या फिर डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज कर रहे हो ना, तो अगर अपने बॉन्ड होल्डर या फिर डिबेंचर होल्डर को अगर आपने आपके टेंजिबल एसेट पे फर्स्ट चार्ज दे दिया या फिर पारी पासो टू फर्स्ट चार्ज भी दे दिया ना, तो उस केस में उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, प्रोवाइडेड वो जो टेंजिबल एसेट जिस पे आपने चार्ज क्रिएट करा है वो बॉन्ड या फिर डिबेंचर के वैल्यू के बराबर या फिर उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं है, तो उस केस में हम उस पैसे को डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। बट सर फर्स्ट चार्ज क्या होता है? अगर समझो कंपनी आगे जाके डूब गई या फिर वाइंडिंग अप में चली गई, तो उस केस में जो पर्सन जिसके पास फर्स्ट चार्ज है ना, उसकी पहली राइट है कि उस एसेट को सेल करके अपना जितना भी बाकी डेट है उसको रिकवर करेगा, उसके बाद में फिर दूसरों का नंबर आएगा। या फिर कंपनी आप बॉन्ड या फिर डिबेंचर इशू कर रहे हो जो कि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है विद इन 10 ईयर्स, तो इससे जो भी पैसा आ रहा है उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर कंपनी आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करो जिसके लिए आपने आपके किसी भी एसेट पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करा है और वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस केस में उस पैसे को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे।
बट सर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करा, वो लिस्टेड है, बट यहाँ पे कंपनी ने ना अपने थोड़े एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर दिया डिबेंचर होल्डर के फेवर में, तो क्या इस केस में यहाँ पे डिपॉजिट है या फिर नहीं है? सर डिपॉजिट के एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कोई भी एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए, बट अगर अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट कर दिया तो उस केस में इसको हम डिपॉजिट बोल देंगे, क्योंकि एक्सेप्शन फॉल नहीं कर रहा है। अगर कंपनी आप कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ये पैसा रिसीव करना तो इसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। सबसे पहला क्या, अगर कंपनी आप एडवांस ले रहे हो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जिसको आप सप्लाई कर दोगे विद इन 365 डेज, तो उस एडवांस को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। बट अगर जो एडवांस अगर लीगल प्रोसीडिंग में चले गया तो उस केस में 365 डेज की लिमिट ही आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। या फिर कंपनी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एडवांस ले रहे हो जो कि आप बाद में एडजस्ट कर दोगे इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो उस केस में इसको हम यहाँ पे डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर कंपनी आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए एडवांस ले रहे हो, इसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर कंपनी आप फ्यूचर सर्विसेज के लिए एडवांस ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल वारंटी हो गया, फिर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर आप इसके लिए एडवांस ले रहे हो जो कि आप ले रहे हो फॉर पीरियड लोअर ऑफ कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस या फिर 5 इयर्स, तो उस केस में उसको एडवांस नहीं मानेंगे। बट अगर आपने इस पीरियड से ज्यादा के लिए एडवांस लिया ना तो उस केस में उस पैसे को हम डिपॉजिट मान लेंगे। या फिर कंपनी अगर आप एडवांस ले रहे हो जो कि अलाउ करा है सेक्टरल रेगुलेटर ने या फिर एज पर डायरेक्शन ऑफ सीजीएसई, तो इसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते समझो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्राई बोलते हैं, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री की क्या है, सेक्टोरल रेगुलेटर है। तो अगर यहाँ पे सेक्टोरल रेगुलेटर ने यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनीज को अलाउ कर दिया कि आप प्रीपेड फोन बिल पे एडवांस ले पाओगे, तो अगर यहाँ पे जो जियो है जो एक टेलीकॉम कंपनी है, अगर वो प्रीपेड फोन बिल पे एडवांस ले रही है ना, तो उस केस में इस एडवांस को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। या फिर कंपनी अगर आप एडवांस ले रहे हो फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, भले ही प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, उसके लिए मैंने उसको एडवांस दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को न्यूज़पेपर के लिए, या फिर लेट से उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके लिए ताकि मैं उधर न्यूज़ पढ़ पाऊं, तो उस केस में जो एडवांस मिल रहा है ना उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या फिर कंपनी अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो, क्यों, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो पर्सन आपको सप्लाई कर रहा है उससे आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो ताकि वो अच्छा क्वालिटी रखे उसके गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस केस में उस पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। बट समझो यहाँ पे ए, बी और सी में हमने जो पढ़ा कि एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर मूल प्रॉपर्टी या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड, अगर इसके लिए बाद में पता लगता है कि जो कंपनी है ना इसको परमिशन ही नहीं थी इन गुड्स सर्विसेज या फिर इस प्रॉपर्टी में डील करने के लिए, तो उस केस में इस कंपनी को जो एडवांस मिला वो रिफंड करना पड़ेगा। अब अगर आपको जिस दिन ही रिफंडेबल हुआ उसके 15 डेज में अगर आपने रिफंड नहीं करा तो 15th डे की एक्सपायरी से इस पैसे को हम डिपॉजिट मान लेंगे। अब से इसको हमने याद कैसे किया था, इसको हमने याद किया था फ्लिप एसक्यू के थ्रू। अब एफ से क्या आ गया, एफ से हमारे पास आ गया फ्यूचर सर्विसेज, एल से क्या आ गया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, आई से क्या आ गया, आई से हमारे पास आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, पी से क्या आ गया, पी से हमारे पास है पब्लिकेशन, उसके बाद में एस क्यूब से यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे सेक्टोरल रेगुलेटर और सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो इसको हमने याद किया था फ्लिप एस क्यूब के थ्रू। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना है ना तो उसको क्या क्या कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा, ये चैप्टर में हम देखेंगे। एक बार आप देखो अगर आप तक आपको कोई डाउट लग रहा है तो। अभी इसमें सबसे पहले क्या बोला है, अगर कंपनी आपको अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना है ना तो सबसे पहले आपको प्रायर कंडीशंस क्या फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने मेंबर से ही पूछ लेना क्या वो डिपॉजिट देने को रेडी है, क्या उनको चलेगा क्या आप डिपॉजिट के फॉर्म में अगर उनसे पैसा लोगे तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन पास कर लेना जनरल मीटिंग में। दूसरा, आप यहाँ पे डिपॉजिट ले रहे हो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हो। तो यहाँ पे बोला अगर पब्लिक कंपनी हो ना आप तो आप मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इतने के बराबर ही आप यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट ले पाओगे मेंबर से। या फिर अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो उस केस में आप मैक्सिमम 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके बराबर ही आप मेंबर से डिपॉजिट ले पाओगे। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी जो नई प्राइवेट कंपनी है ना उसको एग्जेम्पशन दिया, उसको क्या बोला कि आपको जितना चाहिए ना उतना डिपॉजिट लो, आपके ऊपर 100% की लिमिट भी अप्लाई नहीं करेगी। सर नई प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसको अभी तक इनकॉर्पोरेट हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुए, यानी अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन हुए, तो उस केस में ऐसी स्टार्टअप कंपनी आप कितना भी लिमिट तक डिपॉजिट ले सकते हो। या फिर जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी मतलब जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करी। कौन सी तीनों कंडीशन, सबसे पहला वो किसी और कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडियरी नहीं है, दूसरा उसकी जो बोरोइंग्स है वो लेस देन लोअर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर ₹50 करोड़ है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बॉडी कॉर्पोरेट से, और उसका कोई भी सब्सिस्टेंट डिफॉल्ट नहीं है इसके बोरोइंग्स के रीपेमेंट में। तो उस केस में अगर ये तीनों कंडीशन से कंप्लाई करी तो उस कंपनी को भी बोल दिया कि आप भी यहाँ पे कितना भी लिमिट तक डिपॉजिट ले पाओगे, आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, जब जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा।
अब उसके बाद में कंपनी अगर आपको डिपॉजिट लेना है तो उन मेंबर को बताना तो पड़ेगा ना कि मेरे को आपसे डिपॉजिट लेना है। तो आप कैसे बताओगे? आप सर्कुलर दोगे उनको, सर्कुलर डिस्पैच करोगे। किस तरीके से डिस्पैच करोगे? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू, या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। और आपने जिस दिन ये सर्कुलर डिस्पैच कर दिया, हम मान लेंगे कि आपने उसी दिन सर्कुलर इशू करा है, यानी इफेक्टिव डेट ऑफ इशू सर्कुलर क्या है? जिस दिन आपने सर्कुलर डिस्पैच करा है वही इफेक्टिव डेट ऑफ इशू सर्कुलर है, यानी उसी दिन हम मानेंगे आपने सर्कुलर इशू कर दिया। अब इस सर्कुलर में आप क्या क्या चीज लिखोगे? सबसे पहला एक स्टेटमेंट इंक्लूड कर देना जिसमें आप लिखोगे कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या क्रेडिट रेटिंग है, कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर आज की डेट पे हैं, कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आज की डेट पे ड्यू है, और अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स आप इस सर्कुलर में स्टेटमेंट के अंदर लिख देना। और साथ में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट साथ में लगाना जिसमें लिखा होना चाहिए कि इस कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट में और उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में कभी भी डिफॉल्ट नहीं करा, और अगर कभी डिफॉल्ट करा भी था ना तो उसको सही करे हुए भी 5 साल हो गए, ऐसा एक सर्टिफिकेट आप साथ में लगाना सर्कुलर में। अब कंपनी, आप जब मेंबर को ऑफर कर रहे हो, मेंबर को जब डिपॉजिट लेने के लिए ऑफर कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप चाहो तो, आप इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर में भी साथ में इसको पब्लिश कर सकते हो, यानी एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। बट ये आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहो तो करना पब्लिश, चाहो तो मत करना, आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। बट अगर कर रहे हो तो न्यूज़पेपर कहां का होना चाहिए? उस स्टेट का जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और स्टेट में भी इसका वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए। उसके बाद में कंपनी, आप जब ये सर्कुलर इशू कर रहे हो, यानी जिस दिन आप डिस्पैच कर रहे हो उसके लास्ट 30 डेज में, यानी विद इन 30 डेज आप आरओसी के साथ में सर्कुलर को फाइल कर देना। उसके अलावा जो सर्कुलर है इसको बोर्ड डायरेक्टर ऑथराइज करेगा, और उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? जिस फाइनेंशियल ईयर में ये सर्कुलर इशू हुआ उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 6 मंथ तक, या फिर जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम के सामने रखा गया, यानी जिस दिन एजीएम हुई, या फिर अगर एजीएम नहीं हुई तो उस केस में लास्ट डेट जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर तक यहाँ पे जो सर्कुलर है वैलिड रहेगा। एक बार ये सर्कुलर एक्सपायर हो गया, यानी इसका जो वैलिडिटी वो निकल गया, उसके बाद में भी कंपनी अगर आपको डिपॉजिट रेज करना है ना मेंबर से, तो उस केस में आपको एक फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये एक्सपायर हो गया तो आप इस सर्कुलर के बेसिस पे नए डिपॉजिट नहीं ले सकते। आफ्टर सच एक्सपायरी फ्रेश सर्कुलर इज इशूड टू इनवाइट डिपॉजिट ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे क्या बोला? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। अब ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व ना थोड़ा सिमिलर जो हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट देखा था, बट यहाँ पे जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है इसको देख के क्या लग रहा है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जैसा होगा, बट एक्चुअल में ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जैसा है। यहाँ पे क्या बोला है कंपनी, आप 30 अप्रैल तक इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी डिपॉजिट मैच्योर होने वाले ना उनका एटलीस्ट 20% आप डिपॉजिट कर देना एक शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में। उस बैंक अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। और इस अकाउंट में जो भी पैसा है ना उसको रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के अलावा किसी भी चीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। अब जो हमने यहाँ पे ऊपर 2 पॉइंट्स पढ़े, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम बोलते थे सेकंड और उसको हम बोलते हैं थर्ड। इन दोनों पॉइंट से एग्जेम्पशन दे रखी कुछ कंपनीज को। कौन सी कंपनी को? ऐसी प्राइवेट कंपनी को जो एक्सेप्ट करी मनी फ्रॉम मेंबर्स अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट एज डिपॉजिट, या फिर ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए, या फिर ऐसी कंपनी जो तीनों कंडीशन फुलफिल करी। कौन सी तीनों कंडीशन? जो हमने ऊपर देखी थी वही सेम तीनों कंडीशन यहाँ पे। बट इस केस में क्या बोला? आपको जो एग्जेम्पशन मिल रही है वो किससे मिल रही है? यहाँ पे सेकंड और थर्ड पॉइंट से। आपको यहाँ पे जो मनी की डिटेल्स है वो तो आपको देना ही पड़ेगा आरओसी को, उससे एग्जेम्पशन नहीं है। आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल रहा है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व से और सर्कुलर वाले पॉइंट से। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइवेट कंपनी को जनरली कितना डिपॉजिट लेना अलाउड है मेंबर से? 100%। तो यहाँ पे तो फिर एक तरीके से सारी प्राइवेट कंपनी कवर हो गई ना। बट सर एक्सेप्शन भी तो था, तो एक्सेप्शन वाले पॉइंट ये रहे। बस यहाँ पे एक स्टार्टअप वाला पॉइंट अलग है, यानी स्टार्टअप पॉइंट जिसको 5 साल से ज्यादा हो गए बट 10 साल के बराबर या फिर उससे कम हुए, तो उस केस में वो एक एक्सेप्शन है जहां पे प्राइवेट कंपनी को इन दोनों पॉइंट से एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट उसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, अगर आप केसेस बना के देखोगे ना तो सारी की सारी प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप कंपनी के अलावा जिसको 5 साल से ज्यादा हो गए बट 10 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो उस केस में उस प्राइवेट कंपनी को छोड़ के सारी प्राइवेट कंपनीज को इनसे एग्जेम्पशन है। बट हमने देखा था कि जो आईसीआई है वो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको तीनों पॉइंट्स ध्यान रहने चाहिए। आप केवल ये नहीं बोल सकते हो कि स्टार्टअप कंपनीज को 5 साल से ज्यादा हो गए बट 10 साल से ज्यादा नहीं हुए, ऐसे करके याद नहीं कर सकते। आपको तीनों पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। उसका हमने देखा ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। यहाँ हमने क्या देखा कि कंपनी अगर आप सिक्योर डिपॉजिट इशू करें ना तो इस केस में आपको ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर मैंडेटरीली अपॉइंट करना ही पड़ेगा। बाकी केस में आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बट आप जब सिक्योरिटी डिपॉजिट इशू करो तब आपको मैंडेटरीली यहाँ पे ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू करो तो आप किसी आपके एसेट पे चार्ज क्रिएट करोगे, बट ये चार्ज किसकी फेवर में क्रिएट करोगे? क्योंकि डिपॉजिटर तो काफी सारे हैं। तो इस केस में एक काम करो, डिपॉजिटर जो जितने सारे हैं उसके बिहाफ पे आप डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में ये चार्ज क्रिएट कर देना। तो अब जब सिक्योर डिपॉजिट इशू करो तब आपको मैंडेटरीली ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और उसके अपॉइंटमेंट के पहले आप उससे एक रिटन कंसेंट लेना। क्या रिटन कंसेंट लोगे? कि उसको एक्चुअल में कंपनी में ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर बनना है, और रिटन कंसेंट के रिलेटेड एक स्टेटमेंट इंक्लूड कर देना आपके सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट में।
यहाँ पे आपको रिटन कंसेंट पूरा इंक्लूड नहीं करना है, आपको बस एक स्टेटमेंट डालना है कि उस ट्रस्टी से मेरे को एक रिटन कंसेंट आ चुका है, ऐसा एक स्टेटमेंट डाल देना आपकी सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर नहीं बन सकता। ये लगभग थोड़ा सा सेम है जो हमने डिबेंचर ट्रस्टी देखा था, वैसे ही पॉइंट है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन कैश का डायरेक्टर, केएमपी या फिर ऑफिसर एम्प्लॉय है ना, या फिर उससे रिलेटेड भी है, तो उस केस में वो पर्सन ट्रस्टी नहीं बन सकता। या फिर कोई पर्सन डिपॉजिटर है खुद, तो अगर वो खुद डिपॉजिटर तो वो खुद के बारे में सोचेगा या फिर बाकी सारे डिपॉजिटर के बारे में सोचेगा, ऑब्वियसली वो खुद के बारे में सोचेगा, तो उस केस में उसको भी ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। या फिर कोई पर्सन उससे रिलेटेड है उसको भी ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। या फिर कोई पर्सन इनडेटेड है यानी उसको पैसा देना बाकी है कैश को या फिर अदर सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी को, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। या फिर कोई पर्सन गारंटी दे रहा है किस चीज के लिए, डिपॉजिट के लिए, अगर उसने गारंटी दे रखा है तो उसको हम ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। या फिर कोई पर्सन मटेरियल पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है कंपनी के साथ में, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। जब हमने डिबेंचर ट्रस्टी देखा था तब उस केस में यहाँ पे स्पेसिफाइड था कि कितना मटेरियल पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं। अगर आपको क्वेश्चन भी आएगा ना तो सीधा वो बोलेगा कि मटेरियल है या फिर नहीं है, आपको वहां पे जज नहीं करना है कि वो मटेरियल है या फिर नहीं। तो इस केस में आपको बस ध्यान रखना है कि अगर मटेरियल पेक्यूनियरी रिलेशनशिप में अगर वो कंपनी के साथ में एंटर कर रहा है उसको हम डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। उसके बाद ट्रस्टी की ड्यूटी क्या होती है, सबसे पहला ट्रस्टी आप मीटिंग करवाओगे डिपॉजिट होल्डर की। कब कराओगे, जब रिक्वेस्ट आ रही है एटलीस्ट 1/10 वैल्यू वाले डिपॉजिटर से, या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो कि डिफॉल्ट है या फिर इन ओपिनियन ऑफ ट्रस्टी को अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ है या फिर रिक्वेस्ट आई है 1/10 वैल्यू वाले डिपॉजिटर होल्डर से, तो उस केस में अपन डिपॉजिटर्स की मीटिंग बुला लेना। अब यहाँ पे जो दो पॉइंट से थोड़ा डिबेंचर ट्रस्टी से अलग है, यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी आप डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कर लेना एटलीस्ट 7 days बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। किस दिन सर्कुलर इशू हो रहा है, जिस दिन डिस्पैच करा उस दिन, उसके एटलीस्ट 7 days पहले, उसके एटलीस्ट 7 days पहले आप यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कर लेना। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो ट्रस्टी है ना, एक बार सर्कुलर इशू हो गया उसके बाद में उसके टर्म की एक्सपायरी से पहले आप उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट अगर आपने एक बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग बुलाई, उस बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर्स आए उन सारे डायरेक्टर्स का अगर कंसेंट में वोट आ जाता है कि आप उस ट्रस्टी को रिमूव कर दो, तभी जाके आप ट्रस्टी को रिमूव कर पाओगे। उसके अलावा आप कभी भी ट्रस्टी को रिमूव नहीं कर पाओगे। और कंपनी अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना रिक्वायर्ड है ना, तो उस केस में उस बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एक कंपनी है टाइटन और यहां पे ये सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही है, तो उस केस में उसको डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट करना था, यानी ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर अपॉइंट करना था। अब ये चाह रही है कि इस ट्रस्टी को ना मैं रिमूव कर दूं, इस ट्रस्टी को रिमूव कर दूं, तो क्या ये रिमूव कर पाएंगे? सबसे पहला टाइटन एक काम करो, आप एक बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग बुलाओ और उसमें जितने भी डायरेक्टर्स आए ना उनका कंसेंट में वोट आ जाएगा, तब जाके आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि टाइटन में 10 डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर हैं? 10 डायरेक्टर हैं, बट इस बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में केवल 8 डायरेक्टर हैं। और इस केस में जब रेजोल्यूशन पास हुआ ना, तो उस केस में इन 8 के 8 ने कंसेंट दे दिया, यानी फेवर में वोट कर दिया। तो क्या इस ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हैं? सर भले ही 10 डायरेक्टर हो, हमको किससे मतलब है कि कितने मीटिंग में आए। तो 8 मीटिंग में अगर 8 कंसेंट दे रहे हैं, यानी जितने भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है अगर वो सारे कंसेंट दे रहे हैं ना, तो उस केस में आप ट्रस्टी को रिमूव कर पाओगे। बट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। समझो 7 ने कंसेंट दिए, 7 में फेवर में वोट कर दिया, बट एक ने मना कर दिया, यानी एक ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मेरे को ट्रस्टी को रिमूव नहीं करना। तो इस केस में आप रिमूव कर पाओगे? नहीं सर, इस केस में आप रिमूव नहीं कर पाओगे। इधर आप रिमूव कर लोगे, इधर आप रिमूव नहीं कर पाओगे। अब सर एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो 7 ने कंसेंट दे दिया और एक डायरेक्टर ने वोट ही नहीं करा, तो अगर वोट नहीं करा तो आप इसको क्या रिमूव कर पाओगे या फिर इसको आप रिमूव नहीं कर पाओगे? सर यहाँ पे क्या बोला, जितने भी डायरेक्टर्स मीटिंग में आए हैं सबका कंसेंट में वोट होना चाहिए। अगर इसने वोट नहीं करा ना, तो इस केस में सबका कंसेंट में वोट तो नहीं आया, तो इस केस में आप इसको रिमूव नहीं कर पाओगे। अगर इसका भी वोट फेवर में आता ना, तब जाके आप रिमूव कर पाते हैं, यानी सबका वोट फेवर में आना चाहिए जितना भी डायरेक्टर्स इस मीटिंग में आए हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रोविजंस एप्लीकेबल व्हाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अगर कंपनी आप यहां पे अगर आपने डिपॉजिट इशू करा और आप डिपॉजिट को तब तक मत लेना जब तक उस पर्सन से जो आपको डिपॉजिट करना चाह रहा है, नहीं इंटेंडिंग डिपॉजिटर से आपको जब तक एक एप्लीकेशन नहीं आता कि वो डिपॉजिट करना चाहता है, प्लस वो साथ में एक डिक्लेरेशन नहीं देता कि वो जो पैसा उसने आपको दिया है ना वो बोरोड फंड नहीं है, जब तक आपके पास ये एप्लीकेशन प्लस डिक्लेरेशन नहीं आता तब तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करना। एक बार आपने डिपॉजिट ले लिया उसका पर्सन डिपॉजिटर बन जाएगा। अब उसके बाद में वो कभी भी किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है, यानी बोल सकता है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है या फिर मैं इनकैपेसिटेट टू होल्ड डिपॉजिट हो जाता हूं, तो इस केस में ये जो डिपॉजिट है ये किसके पास जाना चाहिए, यानी किस पर्सन के पास जिसको मैं नॉमिनी बोल रहा हूं उसके पास जाना चाहिए। वो किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है किसी भी टाइम पे।
और अगर डिपॉजिट होल्डर आप चाहो ना तो आप डिपॉजिट कर सकते हो जॉइंटली, जहां पे जो जॉइंट नेम है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लोग साथ में जॉइंट डिपॉजिट कर सकते हो, ज्यादा लोग जॉइंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप विद और विदाउट क्लॉजेज यहाँ पे जॉइंट डिपॉजिट कर पाओगे। कौन से क्लॉजेज? सबसे पहले जॉइंटली, या फिर इधर और सर्वाइवर, या फिर एनीवन और सर्वाइवर, या फिर फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। तो मैंने बोला आप इसके क्लॉजेज के साथ या फिर इसके बिना आप चाहो तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर पाओगे। और ये जो क्लॉजेज है ये कब ऑपरेट करेंगे? ये ऑपरेट करेंगे जब डिपॉजिट का रीपेमेंट आएगा, नहीं जब डिपॉजिट का मैच्योरिटी है उस टाइम पे ये ऑपरेट करेंगे। अब सर इनका मतलब क्या है, इन क्लॉजेज का मतलब क्या है? सबसे पहला जॉइंटली, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर रीपेमेंट जब आ रहा है ना तब हम तीनों लोगों का, 3 लोगों ने जॉइंट डिपॉजिट करा है तो हम तीनों लोगों को आप साथ में रीपे करना। इधर और सर्वाइवर या फिर एनिमल और सर्वाइवर मतलब कि अगर कोई भी आ जाता है ना तो आप उसको रीपे कर देना, या फिर जो भी जिंदा है उसको रीपे कर देना। हम मान लेंगे कि आपने पूरा सही से रीपे कर दिया है। या फिर फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर, यानी जिसका पहला नाम है ना उसको आप रीपे करना, या फिर अगर वो जिंदा नहीं है तो उस केस में सर्वाइवर को आप रीपे कर देना, यानी जो भी जिंदा उसको रीपे कर देना। और कंपनी आप मैक्सिमम आप इंटरेस्ट रेट और ब्रोकरेज उतना ही दे पाओगे जितना आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है ना, मैक्सिमम आप उतना ही इंटरेस्ट रेट और ब्रोकरेज दे पाओगे। और ब्रोकरेज भी किसको दे पाओगे? उस पर्सन को जिसको अपने राइटिंग में ऑथोराइज करा है कि आप मेरे डिपॉजिट को सोलिसिट करो, यानी मेंबर से डिपॉजिट को लेके आओ। आपने अगर उसको ऑथोराइज किया है राइटिंग में तभी जाके आप उसको पे कर पाओगे। और कब? वो भी जब वो एक्चुअल में प्रोक्योर करके लेके आए आपके लिए डिपॉजिट। यानी यहाँ पे क्या बोला, आप हर पर्सन को यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं दे पाओगे, आप उसी पर्सन को ब्रोकरेज दे पाओगे जिसको अपने राइटिंग में ऑथोराइज किया है कि आप मेरे डिपॉजिट को सोलिसिट करो, और साथ में जो पर्सन को अपने राइटिंग में ऑथोराइज किया है वो एक्चुअली में प्रोक्योर करके लेके आ रहा है कंपनी आपके लिए डिपॉजिट को, उसी पर्सन को आप ब्रोकरेज दे पाओगे। फिर हम देखा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। सबसे पहले अगर कंपनी आप सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू करना चाहते हो ना तो उस केस में आपको आपके टेंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, और ये किसके फेवर में करोगे? डिपॉजिटर ट्रस्टी के फेवर में। और यहाँ पे डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू कवर्ड होना चाहिए, जब जाके हम बोलेंगे कि ये जो डिपॉजिट है ये पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। यहाँ पे सर टेंजिबल एसेट के फेवर में क्यों? क्योंकि जो इनटेंजिबल एसेट होता है ना वो इतना इजीली सेलेबल नहीं होता। हमने जो एग्जांपल देखा था एक बार वो देखते हैं। समझो एक कंपनी है सन फार्मा। अब जो सन फार्मा कंपनी है ना इसके पास में एक मेडिसिन फॉर्मूला का पेटेंट है। क्या ये इंटेंजिबल एसेट है? बिल्कुल सर इंटेंजिबल एसेट है। बट क्या इतना इजीली सेलेबल है क्या ये? यानी ये क्या हर कंपनी खरीदेगी क्या? नहीं सर, इसको कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तो खरीदेगी नहीं। इसको कौन खरीदेगी? केवल और केवल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, यानी कोई मेडिसिन की कंपनी होगी, वही इसको खरीदेगी। तो इस केस में इतना इजीली सेलेबल नहीं रहता है। अगर मैं उसी जगह पे बोलूं कि कंपनी की एक बिल्डिंग है उस पर मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, और आगे जाके अगर डिपॉजिट होल्डर का पैसा रिपे नहीं करा कंपनी ने तो उस केस में जो एसेट है इसको आप बेच के, इस बिल्डिंग को आप बेच के पैसा रिकवर कर लेना। तो क्या जो टेंजिबल एसेट है क्या इजीली सेलेबल रहता है? क्या इसको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, फार्मा कंपनी कोई भी खरीद पाएगी क्या? बिल्कुल सर, जो टेंजिबल एसेट होता है ना वो बहुत इजीली सेलेबल होता है। तो इस केस में ये जो बिल्डिंग है, ये जो टेंजिबल एसेट है, आप उस पर चार्ज क्रिएट करना किसके फेवर में? ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर के फेवर में। और यहां पे बोला है कि अगर समझो ये कंपनी ने डिपॉजिट लिए हैं 100 करोड़ के, और यहां पे इसका टेन्योर कितना है डिपॉजिट्स का? 2 इयर्स का टेन्योर है। और यहां पे जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है वो है 10% पर एनम का। तो इस डिपॉजिट को हम कब बोलेंगे कि सिक्योर डिपॉजिट है? जब ये डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू जब पूरी तरीके से कवर होगा ना तब जाके हम बोलेंगे कि जो एसेट है, ये जो डिपॉजिट है पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। सर यहाँ पे डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट मतलब देखो डिपॉजिट कितने का है? 100 करोड़ का है। और यहां पे इंटरेस्ट कितने का है? इंटरेस्ट 2 सालों का है। और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 10% टू 100 करोड़ कितना आ गया? 10 करोड़ 1 साल का इंटरेस्ट। तो 2 सालों का इंटरेस्ट कितना हो गया? 20 करोड़। तो उस केस में आप जिस टेंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, अगर उस एसेट की वैल्यू 120 करोड़ के बराबर या फिर उससे ज्यादा है ना, तभी जाके हम बोलेंगे जो डिपॉजिट है ये सिक्योर डिपॉजिट है। किस पे क्रिएट करोगे? टेंजिबल एसेट पे। अगर आपने इंटेंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएट करा भी ना तो भी उस चार्ज को हम मानेंगे ही नहीं। हम मानेंगे नहीं आपने चार्ज क्रिएट करा। और उसके बाद में अगर आपने अनसिक्योर डिपॉजिट इशू करा है तो इसके इसमें को आपको हर सर्कुलर में, हर फॉर्म में, हर एडवर्टाइजमेंट में, हर डॉक्यूमेंट में जिसके थ्रू आप डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो डिपॉजिट है क्या है? ये अनसिक्योर डिपॉजिट है। और उसके बाद टेन्योर फॉर डिपॉजिट क्या है? सबसे पहले आप जो डिपॉजिट ले रहे हो वो रीपेबल ऑन डिमांड तो नहीं हो सकता, और ना ही आप उसको रीपे कर पाओगे विद इन 6 मंथ्स। यानी कम से कम आपका जो टेन्योर है इस डिपॉजिट का वो 6 मंथ्स रहना चाहिए। यानी आप 6 मंथ्स के बाद या फिर 6 मंथ्स के हुई आप रीपे कर पाओगे, उससे पहले रीपे नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट टर्म है वो 36 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप मैक्सिमम 36 मंथ यानी 3 साल के लिए डिपॉजिट कर रख पाओगे। तो क्या ये बोल सकते हैं कि डिपॉजिट जनरली
कंपनी 6 to 36 मंथ्स के लिए ले सकती है, बिल्कुल सर। बट यहाँ पे बोला कि कंपनी अगर आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स है ना, यानी आपको थोड़े टाइम के लिए फंड्स चाहिए, तो उस केस में आपको अलाउ कर देंगे कि आप 6 मंथ से पहले भी रीपे कर पाओगे, बट कभी भी आप 3 मंथ से पहले रीपे नहीं कर पाओगे, यानी कम से कम आपको 3 मंथ्स के लिए तो उस डिपॉजिट को आपके पास रखना ही पड़ेगा। यानी इस केस में शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स वाले केस में टेन्योर कितना हो गया, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, और यहां पे बोला है कि आप मैक्सिमम इस 3 to 6 मंथ्स के लिए 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके बराबर ही डिपॉजिट रेज कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। अब यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अभी जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है 100 करोड़। तो जो प्राइवेट कंपनी मेंबर से मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले पाएगी, मैक्सिमम में डिपॉजिट ले पाएंगे 100 करोड़ का, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के बराबर। अब यहां पे क्योंकि ये 100 करोड़ तक डिपॉजिट ले पाएंगे। अब अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के लिए यानी 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए 10% वाला जो इसका लिमिट है वो यूज कर लिया, यानी ये 10 करोड़ तक इसने 10 करोड़ का डिपॉजिट ले लिया इसके मेंबर से 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए, यानी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के लिए। अब कंपनी को चाहिए कि वो 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए भी और डिपॉजिट रेज करे। तो अब यहां पे जो कंपनी है मैक्सिमम कितना रेज कर पाएगी डिपॉजिट, क्या 100 करोड़ कर पाएगी क्या? नहीं सर, 100 करोड़ इसका मैक्सिमम है, बट 10 करोड़ वो ऑलरेडी यूज कर चुकी है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 90 करोड़ ही यूज कर पाओगे। और अगर इसी जगह पे पब्लिक कंपनी होती तो मैक्सिमम कितना था, 35%, यानी 35 करोड़। अगर आप यहाँ पे 10 करोड़ ले लेते तो आप उस केस में मैक्सिमम यहाँ पे 25 करोड़ तक ही डिपॉजिट ले पाओगे 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए। तो जो यहाँ में हमने 10% देखा है ना, वो इंक्लूडिंग लिमिट है। जो हमने 100% और 35% देखा था, ये अलग से आपको लिमिट नहीं मिल रहा है, ये उस लिमिट में इंक्लूडेड है। तो इस केस में क्या बोला है कि आपका जो टेन्योर है डिपॉजिट का जनरली 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स रहेगा। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के लिए 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स हम रख पाएंगे, बट उस केस में भी आप मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इसके बराबर ही डिपॉजिट ले पाओगे। अब यहां पे अगर कोई पर्सन चाहे, कोई डिपॉजिटर चाहे, तो क्या उसको प्री मैच्योर रीपे करा पाएगा क्या? यानी वो डिपॉजिट को तोड़ के बीच में अपना पेमेंट ले पाएगा क्या? हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो एक पर्सन है वाई, उसने एबीसी लिमिटेड में 10 लाख रुपीस डिपॉजिट करे 36 मंथ के लिए, और यहाँ पे जो एबीसी लिमिटेड है वो क्या बोल रही थी कि उसने इंटरेस्ट, अगर कोई पर्सन 12 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहा है तो 10% मिलेगा, 24 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहा है तो 12% मिलेगा, 36 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहा है तो उसको मैं 15% का इंटरेस्ट दूंगी। तो इस केस में इस वाई ने जोश जोश में 36 मंथ के लिए 10 लाख डिपॉजिट कर दिया, 36 मंथ के लिए 10 लाख डिपॉजिट कर दिया, बट बाद में उसको 13 मंथ्स बाद में लगा कि यार जो पैसा है ना, ये मेरे को वापस चाहिए और जल्दी चाहिए। तो उस केस में 1 जून 2026 को जब उसके 13 मंथ्स हो गए, तो 1 जून 2026 को वो प्री मैच्योर रीपेमेंट के लिए एबीसी लिमिटेड के पास में आया। तब उस केस में क्या एबीसी लिमिटेड पूरा इसको रीपे कर देगी, और क्या 15% की इंटरेस्ट रेट के साथ करेगी क्या? जब इसने 36 मंथ के लिए इसने डिपॉजिट किया था, तब इसका इंटरेस्ट रेट क्या एलिजिबल हुआ? 15% के लिए एलिजिबल हुआ। बट क्योंकि 13 मंथ्स बाद में ही प्री मैच्योर रीपेमेंट के लिए आ गया, तो उस केस में इसको 36 मंथ वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। जितने पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्चुअली रन करा ना, यहाँ पे कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्चुअली रन करा है? 13 मंथ्स के लिए। तो उस केस में 13 मंथ्स के क्लोज कौन सा है? 12 मंथ। तो 12 मंथ्स वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी 10%, उसमें भी हम 1% लेस कर देंगे, यानी 10% माइनस 1%, 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और कितने टाइम के लिए? 13 मंथ्स के लिए। वो 12 मंथ्स नहीं कर रहे हम 12 मंथ्स के लिए क्या देख रहे हैं कि अगर 1 साल से 6 महीने से ज्यादा या फिर उसके बराबर हो गए तो आप नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर लो, यानी 1 साल पूरा मान लो, बट अगर 6 महीने से कम हुए, जो कि इस केस में 6 महीने से कम हुए 1 साल के बाद में, तो उस केस में आपको ये 6 महीना जो आपने करा है, यानी 6 महीना या फिर उसके कम जो आपने करा है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट समझने के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, अगर कंपनी आपने 13 मंथ्स के लिए इस पर्सन आपके पास आया प्री मैच्योर रीपेमेंट के लिए, तो उस केस में आप 12 मंथ्स वाली इंटरेस्ट रेट लेना, उसमें से 1% माइनस करना, और 13 मंथ्स के लिए आप 9% पर एनम पे उसको इंटरेस्ट दे पाओगे। बट अगर उसी जगह पे ये जो पर्सन है 22 मंथ्स बाद आया, तो उस केस में हम उसको नेक्स्ट ईयर पे लेके जाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर वाली इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 12% वाला, इसमें से 1% माइनस कर दो तो 11% पर एनम फॉर 22 मंथ्स आप यहाँ पे डिपॉजिट के साथ में इंटरेस्ट दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ के बाद में, 6 मंथ से पहले तो प्री मैच्योर रीपेमेंट नहीं हो सकता, बट 6 मंथ के बाद में, बट बिफोर मैच्योरिटी अगर आप प्री मैच्योर रीपेमेंट कराना चाहो तो करा सकते हो। बट जो डिपॉजिटर है अगर वो आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 1% लेस देन इंटरेस्ट रेट जितने टाइम के लिए जो डिपॉजिट है ये एक्चुअली रन करा ना, उससे 1% कम उसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा।
बट जो डिडक्शन है ये अप्लाई नहीं करेगा अगर कंपनी आपने खुद ने उसको रीपे कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको जो टोटल डिपॉजिट है वो विद इन लिमिट लाना था, तो अगर आपने इसके लिए रीपे कर दिया, या फिर अगर आपने वॉर रिस्क या फिर अदर बेनिफिट्स टू पर्सनल ऑफ नेवल या फिर मिलिट्री या फिर एयरफोर्स या फिर उनकी फैमिली को इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे आपने रीपे करा है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट रेट मत कट करना, उस केस में जितना इंटरेस्ट है उतना उनको पे कर देना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो हमने भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पीरियड जितने टाइम के लिए डिपॉजिट रन कर रहा है अगर उसमें 6 मंथ से कम है तो उस केस में आपको एक्सक्लूड कर देना इंटरेस्ट रेट के लिए। बट अगर 6 मंथ से ज्यादा है फिर 6 मंथ के बराबर भी है ना तो उस केस में आपको 1 साल मान लेना केवल और केवल इंटरेस्ट रेट जानने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना था 22 मंथ्स था, तो क्या ये 1 साल के बाद में 6 महीने के बराबर या फिर उससे ज्यादा है क्या? बिल्कुल सर। तो उस केस में हम इसको 24 मंथ्स यानी 2 साल पे लेके जाएंगे उसकी इंटरेस्ट रेट जाने के लिए। तो मैंने इसको 12% -1% करा, बट अगर उसी जगह पे 13 मंथ था तो क्या 1 साल निकलने के बाद में क्या इसको 6 महीने के बराबर है उससे ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, 6 महीने से कम हुआ है तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट जाने के लिए, यानी 12 मंथ वाली इंटरेस्ट रेट लेंगे उसमें से 1% कम कर देंगे। बट अगर कंपनी ये जो पर्सन है ये अगर आपके पास में आ रहा है मैच्योरिटी से पहले और जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे भी ज्यादा टाइम के लिए रिन्यू करा रहा है तो उस केस में उसको आप हायर इंटरेस्ट रेट दे देना। जैसे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे एक पर्सन आया 12 मंथ्स बाद में और उसने डिपॉजिट कर रखी थी वो 24 मंथ्स की कर रखी थी। अब ये 12 मंथ्स के बाद में आया और वो बोल रहा है कि मेरी जो डिपॉजिट है ना आज से 24 मंथ्स के लिए रिन्यू कर दो, आज से 24 मंथ्स के लिए रिन्यू कर दो। तो यानी वो आगे रिन्यू करवा रहा है तो उस केस में उसको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट अगर उससे कभी यहाँ पे वो बोलता है कि आज से ना 12 मंथ्स के लिए मेरा रिन्यू कर दो, तो क्या 12 मंथ्स के लिए रिन्यू होगा क्या? ये ऑलरेडी 12 मंथ्स ही बाकी है तो इसमें रिन्यू क्या हो रहा है? तो इस केस में अगर वो अनएक्सपायर्ड पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए रिन्यू करा रहा है बिफोर मैच्योरिटी तब जाके कंपनी आप उसको हायर इंटरेस्ट रेट दोगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिपॉजिट रिसिप्ट के बारे में। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको डिपॉजिट के लिए पैसा आ गया बट आपको उस पर्सन को जिससे आपको डिपॉजिट के लिए पैसा है उसको कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि आपने एज अ डिपॉजिट उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको क्या प्रूफ दोगे? डिपॉजिट रिसिप्ट दोगे। कितने टाइम में दोगे? जैसे आपको पैसा मिल गया उसके 21 डेज के अंदर आप या तो डिपॉजिटर को या फिर उसके एजेंट को डिपॉजिट रिसिप्ट दे देना जिसको साइन करा होना चाहिए ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। और इस रिसिप्ट में क्या क्या लिखा होना चाहिए कि जो डिपॉजिटर का नाम और एड्रेस क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कितने अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मैच्योरिटी डेट है, ये सारी चीजें आप इस डिपॉजिट रिसिप्ट में लिख देना। और उसके बाद में हर कंपनी एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी आपको ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ में। कब फाइल करना पड़ेगा? ऑन और बिफोर 30 जून। और ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट में आप क्या लिखोगे? भले आपको जो भी पैसा आया भले आपने उसको डिपॉजिट माना या फिर एक्सेप्शन में कवर्ड माना, यानी डिपॉजिट माना या फिर नहीं माना, उस पूरे पैसे की सारी डिटेल्स आपको आरओसी को बतानी पड़ेगी। इस फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना भी पैसा आया उसकी सारी डिटेल्स भले उसको डिपॉजिट माना है या फिर नहीं माना है उसके रिलेटेड आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी आरओसी को। कब? ऑन और बिफोर 30 जून। और ये जो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है ना ये ऑडिट होना चाहिए और इसके साथ में ऑडिटर का एक डिक्लेरेशन आना चाहिए कि उसने इस रिटर्न ऑफ डिपॉजिट को ऑडिट कर लिया है। इसका एक डिक्लेरेशन के साथ में आना चाहिए। इसको आप कहां फाइल करोगे? आरओसी के साथ में। अब एक बार सर्कुलर इशू हो गया और डिपॉजिट एक्सेप्ट हो गए उसके बाद में कंपनी आप यहां पे ऑल्टर नहीं कर पाओगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से जो कि डिसएडवांटेजेस हैं इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर के लिए। यानी अगर समझो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए, सर्कुलर इशू कर लिया, उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद में पहले उसने क्या बोला था 10% इंटरेस्ट मिलेगा और बाद में वो बोल रही है कि डिपॉजिट की कॉन्ट्रैक्ट को टर्म्स एंड कंडीशन को ऑल्टर करके कि यहाँ पे 9% मिलेगा। तो क्या 9% वो ऑल्टर कर पाएगी क्या? नहीं सर, किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं कर पाओगे। भले आपके सारे बोर्ड डायरेक्टर कंसेंट भी दे देना तो भी उस केस में आप इसको ऑल्टर नहीं कर पाओगे उस तरीके से जो कि डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे डिपॉजिटर के लिए। बट अगर उसी जगह पे कंपनी बोल रही है कि मैं 10% से 11% करना चाहती हूँ तो क्या डिसएडवांटेजेस है क्या? नहीं सर, डिसएडवांटेजेस नहीं, क्या एडवांटेजेस है। तो इस केस में आप इसको ऑल्टर कर पाओगे बट आप डिसएडवांटेजेस तरीके से ऑल्टर नहीं कर पाओगे। अब कंपनी आपने उस पर्सन को उस डिपॉजिटर को प्रूफ दे दिया, आपने उसके बाद में यहाँ पे आरओसी के साथ में फाइल कर दिया। अब आपके पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, यानी आप रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करोगे कहां पे? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में। और इस रजिस्टर में आप हर डिपॉजिटर की एक अलग एंट्री रखोगे, यानी ईच डिपॉजिटर के लिए आप एक सेपरेट एंट्री करोगे जिसमें आप लिखोगे उस डिपॉजिटर का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या पैन नंबर है, कौन गार्जियन अगर वो माइनर है तो, और अदर पर्टिकुलर्स आप यहाँ पे इस रजिस्टर में लिखोगे। और इस रजिस्टर में एंट्री कितने टाइम में करनी है? जिस टाइम आपने डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर दी उसके 7 दिन के अंदर आप इसमें एंट्री कर देना। और इसको ऑथेंटिकेट यानी कौन चेक करेगा? डायरेक्टर या फिर सीएस ऑफ कंपनी या फिर कोई अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड डायरेक्टर इसको ऑथराइज करेंगे, यानी इसको चेक करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। और जो रजिस्टर है इसको आप प्रिजर्व करना एटलीस्ट 8 साल के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर जिसमें लास्ट एंट्री करी, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर आपने लास्ट एंट्री करी उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 8 साल तक कम से कम आपको इस रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा।
और जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने एक्सेप्शन देखा था यहाँ पे क्या बोला है कि अगर पब्लिक कंपनी आपको अपने डायरेक्टर से कोई भी पैसा आ रहा है उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देना, और प्राइवेट कंपनी अगर आपको अपने डायरेक्टर से या फिर उसके रिलेटिव से कोई भी पैसा आ रहा है उसको भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देना। अब कंपनी आप इस डिपॉजिट को रीपे कर देना इंटरेस्ट के साथ में एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, आपका जो भी एग्रीमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप इस डिपॉजिट को रीपे कर देना इंटरेस्ट के साथ में। बट अगर आपने रीपे नहीं करा तो उसके जो डिपॉजिटर है ना वो एनसीएलटी के पास जा सकता है, और एनसीएलटी फिर आपको ऑर्डर दे सकता है कि जो भी सम ड्यू है उसको पे करो, जो भी लॉस डैमेज हो उसको पे करो, और उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑर्डर जो एनसीएलटी को सही लग रहा है वो भी यहाँ पे वो पास कर सकता है कंपनी के लिए। अब यहाँ पे पिनल प्रोविजन में क्या बोला है कि कंपनी अगर आपने टाइम से डिपॉजिट रीपे नहीं करी और उसको क्लेम भी कर लिया गया तो उसके बाद में जितना भी यहाँ पे ओवरड्यू पीरियड है उसके लिए आपको 18% पर एनम के हिसाब से 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोविजंस। अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो क्या प्रोविजंस हम यहाँ पे देखेंगे, एक बार आप देखो यहाँ तक, अगर आपको कोई डाउट है तो। सबसे पहले जो सेक्शन 76 है, जो इसमें सेम सारी की सारी वही बातें लग जाएगी जो सेक्शन 73 में हमने पढ़ी। सेक्शन 73 क्या था, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स वाला है। अगर कंपनी आपको मेंबर से डिपॉजिट लेना तो उस केस में आपको इस सेक्शन 73 से कंप्लाई करना पड़ेगा। पूरे सेक्शन 73 हमने पढ़ा। अब यहाँ पे क्या बोला सेक्शन 76 में कि कंपनी अगर आपको पब्लिक से डिपॉजिट लेना ना तो उस केस में सेक्शन 73 में हमने जितने प्रोविजन पढ़े एज इट इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस आपके ऊपर अप्लाई कर जाएंगे जब आपको पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, एक्सेप्ट जो प्रोविजन सेक्शन 76 कॉन्ट्रावेंशन में बोलता है ना, यानी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन है, तो उस केस में उस कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 76 की बात मान लेना। बाकी उसके अलावा जितने भी सेक्शन 73 में प्रोविजन लिखे हुए हैं वो एज इट इज आपके ऊपर अप्लाई कर जाएंगे। अब यहां पे बोला कि केवल और केवल एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से भी और मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकती है, यानी बाकी कंपनी प्राइवेट कंपनी में तो कभी भी पब्लिक का पैसा आ नहीं सकता। केवल और केवल एलिजिबल कंपनी आप पब्लिक से भी और मेंबर से भी दोनों से डिपॉजिट ले पाओगे। बट एलिजिबल कंपनी क्या होता है, एलिजिबल कंपनी मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। यहां पे पब्लिक कंपनी तो नीचे है और उसके बाद में या फिर तो आपका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। उसके अंदर कंडीशन प्रायर टू इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पे क्या बोला कि कंपनी आप एसआर पास कर लेना और उस एसआर की कॉपी आप यहाँ पे आरओसी के साथ में फाइल कर देना पब्लिक को इनवाइट करने से पहले। बट अगर आपने जो डिपॉजिट रेज करें वो अगर विद इन लिमिट अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है तो उस केस में आप ओआर भी पास कर दोगे ना तो भी काफी है, उस केस में आपको एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो एलिजिबल कंपनी है ना उसको मैक्सिमम कितना डिपॉजिट लेना अलाउड है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमने जब मेंबर के केस में देखा था पब्लिक कंपनी को कितना अलाउड था, 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सेम यहीं पे भी बोला है कि आप 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक एक्सेप्ट कर पाओगे। बट आप मेंबर से मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेप्ट कर पाओगे, और पर्सन अदर देन मेंबर यानी पब्लिक से आप मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इतना ही एक्सेप्ट कर पाओगे। बट अगर आप एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी ना, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी मतलब एक तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा वो पब्लिक कंपनी, और थर्ड चीज उसका या फिर तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर उसका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ज्यादा है। तो उस केस में अगर आप एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी हो ना तो उस केस में आप भी मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी में एक्सेप्ट कर पाओगे। सर वही तो सेम प्रोविजन था एलिजिबल कंपनी के लिए। यहाँ पे बोला है कि हमने उसको फर्दर बाइफरकेट करके दिया था कि मेंबर से आप मैक्सिमम 10% और पर्सन अदर देन मेंबर से यानी पब्लिक से आप मैक्सिमम 25% एक्सेप्ट कर पाओगे। बट यहाँ पे हम आपको बोलो कि आप मैक्सिमम 35% एक्सेप्ट कर पाओगे। आपको जिससे करना है भले ही 35% आप पूरा मेंबर से करो, 35% आप पूरा पब्लिक से करो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप मैक्सिमम 35% ही एक्सेप्ट कर पाओगे। अगर कंपनी अगर आपको डिपॉजिट लेने पब्लिक से तो उस केस में आप क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर लेना। किससे ऑब्टेन करोगे, एक रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जिसको स्पेसिफाई कर रहा है एनबीएफसी के लिए। और इस केस में ये जो क्रेडिट रेटिंग आपके पास आ रही है ना वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग से कम नहीं होनी चाहिए, यानी या तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग जैसी वो या फिर उससे अच्छी ही रेटिंग होनी चाहिए, या फिर अदर स्पेसिफाइड रेटिंग फॉर एफडी या फिर उससे अच्छी ही रेटिंग होनी चाहिए। इससे बेकार रेटिंग होनी चाहिए। अगर इससे बेकार रेटिंग हुई तो उस केस में आप पब्लिक से डिपॉजिट नहीं रेज कर पाओगे। और जो रेटिंग है अगर ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग के बराबर या फिर उससे अच्छी है तो उस केस में इंश्योर करिए एडिक्वेट सेफ्टी। तो जो रेटिंग है जो इंश्योर करिए एडिक्वेट सेफ्टी वो आप इन्फॉर्म कर देना पब्लिक को जब आप उनसे डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हो। और उसके अलावा जो रेटिंग है ये केवल आपने जिस साल डिपॉजिट दिया उस साल आपको ऑब्टेन नहीं करना है, ये आपको हर साल ऑब्टेन करना है जब तक ये डिपॉजिट चल रहा है, यानी जब तक टेन्योर ऑफ डिपॉजिट चल रहा है उस टाइम तक आपको हर साल ये रेटिंग ऑब्टेन करनी है। और इसकी कॉपी आप फाइल कर देना आरओसी के साथ में अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्या था, जहां पे आप सारी चीजें बता रहे थे जो पैसा आपके पास में आया इस फाइनेंशियल में, भले ही वो उसको आपने डिपॉजिट माना या फिर नहीं माना, उस रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के साथ में आप यहाँ पे आरओसी के साथ में फाइल कर देना जो आपको यहाँ पे रेटिंग मिली उस साल में।
और उसके बाद में इशुएंस ऑफ सर्कुलर फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट, यहाँ पे क्या बोला, अब आपको पर्सनल अदर देन मेंबर्स को भी बताना तो पड़ेगा ना कि आप डिपॉजिट रेज कर रहे हो, तो आप उन लोगों को डिस्पैच तो नहीं कर पाओगे सर्कुलर। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग हैं पर्सन अदर देन मेंबर्स, तो उस केस में आप सर्कुलर यहाँ पे उनको डिस्पैच तो नहीं कर पाओगे। तो एक काम करना, आप एडवर्टीजमेंट कर देना। यहाँ पे पहले हमने क्या देखा था मेंबर के केस में कि ऑप्शनल है, आपको करना एडवर्टाइज तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। बट यहाँ पे पब्लिक वाले केस में मैंडेटरी है कि आपको मैंडेटरी पब्लिश करना ही पड़ेगा इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। क्या चीज पब्लिश करनी पड़ेगी? सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर कौन सा? उस स्टेट का जहां पे आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और वहां पे भी इस न्यूज़पेपर का वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए। और जिस दिन इस न्यूज़पेपर में ये जो एडवर्टीजमेंट अपीयर कर गया, हम मान लेंगे कि वही डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर, वही क्या है? डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर है। तो यानी यहां पे डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर क्या है? जिस दिन अपीयर कर रहा है न्यूज़पेपर में। और मेंबर वाले में क्या थी? जिस दिन आप डिस्पैच कर रहे हो सर्कुलर। तो इस केस में यहां पे डेट ऑफ इशू रहेगी जिस दिन ये न्यूज़पेपर में अपीयर कर जाएगा एडवर्टीजमेंट, वही डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर है। अब यहां पे बोला है कि जिस दिन आप सर्कुलर इशू कर रहे हो उसके एटलीस्ट 30 डेज पहले, एटलीस्ट 30 डेज पहले आप यहां पे कॉपी ऑफ सर्कुलर जिस पे साइन करेंगे मेजॉरिटी डायरेक्टर्स या फिर उसके ऑथराइज एजेंट, या फाइल कर देना किसके साथ में? आरओसी के साथ में, ताकि वो रजिस्टर कर ले। यहाँ पे क्या बोला? एटलीस्ट 30 डेज पहले। और वो भी कब से? जब आप इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, यानी जिस दिन आप सर्कुलर इशू कर रहे हो उसके एटलीस्ट 30 डेज पहले, और जिसको साइन करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या फिर उनके ऑथराइज एजेंट, उसको आप डिलीवर कर देना आरओसी के साथ में। और इसका जो वैलिडिटी है सर्कुलर का वो सेम है जो हमने पहले देखा था, यानी सर्कुलर ऑथराइज करेगा बोर्ड डायरेक्टर, और उसकी वैलिडिटी क्या है? जिस फाइनेंशियल में इशू करा उस फाइनेंशियल के खत्म होने से 6 मंथ्स तक, या फिर जिस दिन एजीएम हुई, या फिर अगर एजीएम नहीं हुई तो उस देश में उस केस में लास्ट डेट जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर। और एक बार उस सर्कुलर का अगर एक्सपायरी हो गया तो उस केस में आपको फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा अगर आपको और डिपॉजिट रेज करना है तो। अब उसके बाद में अगर कंपनी आपको सिक्योर डिपॉजिट लेना ना, तो सिक्योर डिपॉजिट अगर ले रहे हो तो उस केस में आपको टेंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। किसके फेवर में करोगे? डिपॉजिटर ट्रस्टी के फेवर में। और यहाँ पे जो आप जिस एसेट पे चार्ज क्रिएट करोगे इंटेंजिबल एसेट नहीं हो सकता है, और उसके अलावा सिक्योरिटी की वैल्यू कम से कम जितना डिपॉजिट वैल्यू है और जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट है कम से कम उतनी होनी चाहिए। उससे कम हुई तो हम उसको सिक्योर डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनसिक्योर डिपॉजिट बोलेंगे। और जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है वो कौन जज करेगा? वो कौन असेस करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यू असेस करेगा। और यहाँ पे जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक कंपनी को आपको अपने डायरेक्टर से कोई पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर देना। अभी सर हमने ऊपर देखा था कि एलिजिबल कंपनी केस में नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। बट सर नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ मतलब आप मान लो कि जो शेयर होल्डर्स का कंपनी में पैसा है, जितना कैपिटल है उसको हम यहाँ पे नेटवर्थ बोल रहे हैं। सर नेटवर्थ शेयर होल्डर का कैपिटल कैसे? सबसे पहले आप ऐड करोगे पेड अप शेयर कैपिटल, क्या ये शेयर होल्डर का? बिल्कुल से। उसके बाद में जो भी रिजर्व आपने प्रॉफिट में से बनाई है उसको आप ऐड करोगे, यानी एक तरीके से फ्री रिजर्व ऐड करोगे। तो उस केस में क्या फ्री रिजर्व शेयर होल्डर का? बिल्कुल सर। अब उसके अंदर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वो ऐड करोगे, क्या वो शेयर होल्डर का? बिल्कुल सर। अब इसमें से आप क्या लेस करोगे? अक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी जो कंपनी में से पैसा निकल चुका है, जो लॉस हो चुका है बट फिर भी आप उसको अलग से दिखा रहे हो, तो उस केस में उसको लेस करना। दूसरा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, यानी जिस पैसे का आप खर्चा कर चुके हो बट अभी तक आपने पूरा राइट ऑफ नहीं करा है, आप धीरे धीरे करके साल बाय साल उसको कर रहे हो, उसको एक्सपेंस ऑफ कर रहे हो। तो उस केस में क्योंकि खर्चा तो हो चुका है यानी पैसा तो चले गया कंपनी से, तो उस केस में उसको भी आप यहां से माइनस कर देना। यानी क्या हुआ? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, ये रहेगा नेटवर्थ का फॉर्मूला। और इस नेटवर्थ में आप इंक्लूड मत करना रिजर्व जो कि रिवैल्यूएशन से क्रिएट हुए या फिर राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन, यानी जो पैसा एक्चुअल में कंपनी के पास है ही नहीं। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है? क्या एक्चुअल में कंपनी का पैसा आया? नहीं आया, तो उस केस में इस पैसे को आप इंक्लूड मत करना। अब सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट क्या है? ये लिमिट हमने कहां देखी? अभी यहाँ पे अभी हमने देखी थी कि अगर एलिजिबल कंपनी आप विद इन लिमिट अगर आप डिपॉजिट दे रहे हो तो उसके इसमें आप ओआर पास करना। बट ये लिमिट क्या है? हम ऑलरेडी डिटेल में दो बार पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4 में। यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं। मनी टू बी बोरोड प्लस ऑलरेडी बोरोड शैल बी लेस देन इक्वल्स टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे जो बोरोइंग है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं रहता है? टेम्परेरी लोन जो कि कंपनी अपने बैंक से ले रही है ऑर्डिनरी कोर्स में, उसको इंक्लूड नहीं करता है। टेम्परेरी लोन क्या होता है? लोन जो कि रिपेबल है डिमांड पे या फिर विद इन 6 मंथ्स, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं लिया है, तो उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी लोन बोलते हैं। अगर टेम्परेरी लोन है तो उसको हम बोरोइंग में इंक्लूड नहीं करते। और जो बाकी सारे प्रोविजन है वो एज इट इज जो सेक्शन 73 में थे वो यहाँ पे अप्लाई कर जाएंगे सेक्शन 76 के लिए। अब यहाँ पे पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन में क्या बोला कि कंपनी अगर आप एक्सेप्ट करते हो या फिर इनवाइट कर रहे हो या फिर अलाउ कर रहे हो किसी और पर्सन को आपके बिहाफ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी कॉन्ट्रवेंशन में करो चीजें, या फिर अगर आप पे नहीं करते हो डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट कितने टाइम में, जितने टाइम में अलाउड है, या फिर अगर एनसीएलटी आपको एक्स्ट्रा टाइम अलाउ कर रहा है उसमें भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उसमें भी आप पे नहीं कर रहे हो, तो उस केस में हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। कितना? सबसे पहला कंपनी आप पूरा पहले तो पैसा रीपे करो और इंटरेस्ट पे करो, और उसके बाद में आपके ऊपर फाइन लगाएंगे कम से कम
लोअर ऑफ ₹1 करोड़ या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, कम से कम इतना फाइन तो लगाएंगे, बट मैक्सिमम 10 करोड़ फाइन लगा पाएंगे। और उसके बाद में जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर हम फाइन लगाएंगे कम से कम 25 लाख का और मैक्सिमम 2 करोड़ का, और उसको हम जेल में भी डाल सकते हैं, यानी इंप्रिजनमेंट भी ऑर्डर कर सकते हैं अप टू 7 ईयर्स, यानी मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट लगा सकते हैं। बट अगर ऑफिसर आप अगर यहां पे जो कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, अगर वो जानबूझ के यानी नोइंगली या फिर विलफुली कर रहे हो, किस इंटेंशन के साथ में कि आपको डिसीव करना है, धोखाधड़ी करनी है कंपनी के साथ में, शेयर होल्डर के साथ में, डिपॉजिटर के साथ में, क्रेडिटर के साथ में या फिर टैक्स अथॉरिटी के साथ में, तो उस केस में आपको लायबल करेंगे हम सेक्शन 447 में, यानी सेक्शन 447 में जो आपको पनिशमेंट बताई गई है वो आपके ऊपर अप्लाई कर जाएगी। अब यहाँ पे दो चार्ट्स हैं जो समरी के लिए। सबसे पहला एक्सेप्टेंस एंड रीपेमेंट के लिए, सबसे पहला जिस टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करी, क्या उसके 3 मंथ्स के अंदर आप रीपे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप 3 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए अंदर आप रीपे कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए ले रहे हो तो कब ले पाओगे? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के इसमें मैक्सिमम कितना ले पाओगे? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट। 6 मंथ्स और 36 मंथ के तो आप ले ही सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको प्री मैच्योर रीपेमेंट करना है तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट है उसको जितना एक्चुअली रन करा उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसमें से आप 1% कट कर देना, उसके बाद में आप उसको पे कर पाओगे। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कंपनी कितना ले पाएगी? प्राइवेट कंपनी केवल मेंबर से ले सकती है डिपॉजिट, तो प्राइवेट कंपनी आप 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी में ले पाओगे। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन कहते हैं जो 100% से भी ज्यादा ले सकते हैं। एक तो स्टार्टअप कंपनी जिसको 10 साल से ज्यादा नहीं हुए इनकॉर्पोरेट हुए, और दूसरी जो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दी ना वो यहाँ पे 100% से ज्यादा है, कितने भी लिमिट तक वो डिपॉजिट ले पाएगी। बट अगर आप पब्लिक कंपनी हो और अदर देन एलिजिबल कंपनी हो तो आप मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी में ले पाओगे मेंबर से, क्योंकि जो अदर देन एलिजिबल कंपनी पब्लिक कंपनी है वो यहाँ पे केवल मेंबर से डिपॉजिट ले पाएगी, तो आप मैक्सिमम 35% ले पाओगे। बट अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो उस केस में आप मेंबर से मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी में ले पाओगे, और यहां पे पर्सन अदर देन मेंबर यानी पब्लिक से आप मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट तक ले पाओगे। अब इसका एक एक्सेप्शन क्या है? इसका एक एक्सेप्शन है एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी आप 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट आप डिपॉजिट ले पाओगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 10% 25% एक फर्दर बाइफर्केशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 35% चाहो तो पूरा पब्लिक से ले लो, चाहो तो पूरा मेंबर से ले लो, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मैक्सिमम इन दोनों को मिला के पब्लिक और मेंबर को मिला के 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट इतना ही आप डिपॉजिट रेज कर पाओगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये जो टाइटन है, टाइटन ने एक्चुअल में डिपॉजिट लिया था और ये इसने न्यूज़पेपर में डाला। एक तो इसका इंग्लिश का न्यूज़पेपर है और दूसरा ये वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी जहाँ पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस लैंग्वेज में, यानी तमिल वाली लैंग्वेज में, बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्जन और दिनाथंती तमिल वर्जन में इसने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया। और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे है? वो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का लैंग्वेज कौन सा हुआ? वर्नाकुलर लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज हुआ। तो ये तमिल न्यूज़पेपर में इसने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसने फाइनेंशियल पोजीशन बता रखा है, यहाँ पे इसने कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना डेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस है, कितना टोटल एक्सेप्ट करा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अलावा कोई डिफॉल्ट है क्या, इसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये अनसिक्योर्ड है, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करा ना प्रैक्टिकली, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से एक्चुअल में प्रैक्टिकल में करा जो हमने क्लास में देखा ही था। अब उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मेरे को आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें यहाँ पे क्या बोले हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक्सेप्शन में। यहाँ पे कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे और यहाँ पे लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, बट यहाँ पे कंपनी ना उसके एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर दिया। तो क्या डिपॉजिट है या फिर नहीं है? ये डिपॉजिट होगा क्योंकि एक्सेप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने एसेट पे चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है? इसमें यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि मेरे को डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेना है, बट यहाँ पे मैं डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व नहीं बनाना चाहती हूँ। तो जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है वो कौन सी कंपनी को नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा? सर हमने देखा था कि अगर प्राइवेट कंपनी हो या फिर आप उन प्राइवेट कंपनी हो और उन तीनों कंडीशन में फॉल करो किसी में भी, तो उस केस में आपको अलाउड है। यानी आप 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी में इसके बराबर या फिर कम डिपॉजिट ले रहे हो मेंबर से, या फिर अगर आप स्टार्टअप कंपनीज को इनकॉर्पोरेट हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए या फिर वो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो ना, तो उस केस में आप यहाँ पे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व नहीं बनाना है कंपनी को, और वो यहाँ पे डिपॉजिट लेना चाहती है, इन दोनों में से कोई एक डिपॉजिट लेना चाहती है, तो क्या ले पाएगी? और ले पाएगी तो कौन सा ले पाएगी वो आपको बताना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे इसके 100% तक ले पाओगे, ये तो एक कंडीशन थी। दूसरा यहाँ पे पहले ही बोल दिया स्टार्टअप में, तो सेकंड कंडीशन तो आउट हो गए। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या थी? वो तीनों कंडीशन फुलफिल करनी। तो यहाँ पे एसोसिएट और सब्सिडियरी तो है, बट इसमें यहाँ पे क्या बोला, जो बोरोइंग थी वो लेस देन लोअर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर ₹50 करोड़, विच एवर इज लोअर से भी कम होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 8 लाख,
यहाँ 8 करोड़ और यहाँ पे इसका डबल कितना होगा 16 करोड़, 16 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर 16 करोड़। तो 16 करोड़ से बोरोइंग्स आपकी कम होनी चाहिए, बोरोइंग्स कितनी है 17 करोड़। तो क्या बचा केवल और केवल आपका 100% वाला पॉइंट बचा, यानी आप जो डिपॉजिट ले पाओगे मेंबर से वो मैक्सिमम 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ले पाओगे। तो यानी आप मैक्सिमम 15 करोड़ ले पाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन था 14 करोड़ का और एक ऑप्शन था 20 करोड़ का। तो यानी आप प्रपोजल 2 एक्सेप्ट करोगे। बट इस केस में आपने को एक पॉइंट बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी 100% से ज्यादा ले पाएगी क्या डिपॉजिट? सर 100% से ज्यादा ले पाएगी, बट कब ले पाएगी? अगर वो स्टार्टअप कंपनी जो कि यहाँ पे नहीं है, या फिर अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल करी जो कि यहाँ पे नहीं कर रही है। तो उस केस में अगर यहाँ ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया होता, यानी ये बोला ही नहीं होता कि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व नहीं बनाना है, तो भी क्या प्राइवेट कंपनी यही बोलते कि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 100% ले पाएगी और उस केस में प्रपोजल 2 ही एक्सेप्ट करते? बिल्कुल सर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 100% ले सकती है एक्सेप्ट वो 2 केसेस में जो कि यहाँ पे फॉल नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व लगभग सही प्राइवेट कंपनी को नहीं बनाना है। बट इस केस में आप डायरेक्ट वो नहीं लिखोगे कि 100% एक्सेप्ट कर सकते हो और यहाँ पे ये प्रपोजल 2 ही होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको लेके जा रहा है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व वाले उस प्रोविजन पे। तो आपको उस हिसाब से जज करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको किधर लेके जा रहा है, और इस केस में भी आपको पूरा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व वाला पूरा एग्जाम्पशन लेके उस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में अगर आपको कभी भी पॉइंट आ रहा है जिसमें आपको बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स है, उसके लिए यहाँ पे कंपनी लेस देन 6 मंथ्स के लिए यानी 3 मंथ्स से 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे डिपॉजिट ले रही है, तो उस केस में आपको सीधा सीधा वो नहीं लिखना है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स है 3 मंथ्स है और उस केस में 10% ले सकता है। आपको पहले पूरा यहाँ पे टेन्योर वाला लिखना है कि रिपेबल और डिमांड नहीं हो सकता, लेस देन 6 मंथ्स नहीं हो सकता, 36 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद में फिर आप लिखना हो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट वाला फंड रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, सारे क्वेश्चन में ये चीज फॉलो हुई है और इसके नंबर हैं, तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। ये 6 मंथ्स और 36 मंथ वाला पॉइंट है वो आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में जब भी आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी वाला पॉइंट लिख रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे पब्लिक कंपनी नेटवर्थ 100 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़, ये तो लिखना ही है। साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के साथ में फाइल करना है। अगर विद इन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 है तो उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। ये चीज भी लिखनी पड़ेगी। ये स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद इन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ये यहाँ पे इसके भी नंबर है। तो आपको जब भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन लिखना है ना, साथ में आप ये चीज भी लिखोगे। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो विक्की लिमिटेड है ये यहाँ पे डिपॉजिट लेना चाह रही है 4 मंथ्स प्लान ए, यानी किससे लेने जा रही है? यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट लेने जा रही है, और प्लान बी में 36 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कितना डिपॉजिट ले पाएगी। सबसे पहला तो आप चेक करोगे कि जो विक्की लिमिटेड है क्या ये पब्लिक से डिपॉजिट भी ले पाएगी क्या? यहाँ पे बोल रहे हैं पब्लिक से डिपॉजिट लेना और मैक्सिमम कितना ले पाएगी। बट सबसे पहले ये तो चेक करो कि जो विक्की लिमिटेड है क्या पब्लिक से डिपॉजिट भी ले पाएगी। कैसे चेक करोगे? एलिजिबल पब्लिक कंपनी के, क्या पब्लिक कंपनी? बिल्कुल सर पब्लिक कंपनी। अब क्या इसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा या फिर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है क्या? सर दोनों ही नहीं दे रखा, तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इससे क्या हमारा यहाँ पे नेटवर्थ आ जाएगा। हमको बाकी अक्यूमुलेटेड लॉसेस और वो डेफर्ड एक्सपेंडिचर या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, बट क्या हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। तो इस केस में यहाँ पे आपका नेटवर्थ आ गया 100 करोड़ 110 करोड़, तो क्या वो 100 करोड़ के बराबर है, उससे एक्सीड कर रहा है? बिल्कुल सर। तो उस केस में क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो गया? बिल्कुल, उस केस में एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो गया और पब्लिक से डिपॉजिट ले पाएगा। और यहाँ पे बोला है कि 4 मंथ प्लान ए के लिए वो कितना ले पाएगा? यहाँ पे हमको मालूम है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड के लिए आप मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी के बराबर ले सकते हो। यानी यहाँ पे आप मैक्सिमम प्लान ए के लिए 11 करोड़ ले पाओगे और प्लान बी के लिए कितना ले पाओगे? प्लान बी के लिए आप बैलेंस ही ले पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लान ए में आपने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं आप यहाँ पे 11 करोड़, तो उस केस में आप यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो पब्लिक से? 25%, जिसमें से आप 10% ऑलरेडी यूज कर चुके हो। यानी अब आप मैक्सिमम 16.5 करोड़ यानी जिसको 25% माइनस 11 करोड़ इतना ही ले पाओगे। और वही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लान ए के लिए 10% 11 करोड़ और प्लान बी के लिए 25% माइनस 11 करोड़ जो आप प्लान ए के लिए ले चुके हो, तो इतना बैलेंस ही आप यहाँ पे किसके लिए ले पाओगे? प्लान बी के लिए। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट ना बिल्कुल इंडिविजुअल पॉइंट है, उसको प्लान वो फर्स्ट वाले पॉइंट से आप रिलेट मत करो, ये बिल्कुल इंडिविजुअल पॉइंट है। क्या बोल रहा है? अगर होली ओन गवर्नमेंट कंपनी यानी एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके इसमें आप प्लान बी में कितना डिपॉजिट ले पाओगे? किससे? पब्लिक से। तो आप पब्लिक से 35% आप पब्लिक से 35% भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 110 करोड़ का आप 35% तक पूरा आप पब्लिक से ले पाओगे। अब यहाँ पे हमने सारे के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज कर लिए हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रोविजन में, तो आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, मैं आपको विद इन 24 आवर का रिप्लाई कर दूंगा। एक बार आपको मैं अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 9887 199 200।
अगर आपका कोई भी रिव्यू ना, कोई भी रिव्यू रिवीजन लेक्चर को लेके, तो एक तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख देना, और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरे को मैसेज भी कर देना। मेरे को अच्छा लगेगा, अगर आपने कुछ भी रिव्यू रहेगा, भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज आपका रिव्यू जरूर से शेयर करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।